हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, अभी तक मैंने आपको 3 चैप्टर्स क्लियर करा दिए हैं और आज मैं 4th चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मेरी बात सुनिए। जनरली क्या है बेटा, फर्स्ट यूनिट में आपके 4 चैप्टर्स हैं जो कि सीक्वेंस से दिए हुए 1 2 3 4 ऐसे करके 5th यूनिट से सेकंड यूनिट स्टार्ट होती है। तो बेटा मैं उन टॉपिक्स को आपके सामने एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं अभी, जिनके लिए मुझे आपके साथ रूबरू होना है। तो मैं अभी उन टॉपिक्स को क्लियर कर रहा हूं जिन्हें आपकी अनुपस्थिति में भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। तो देखिए बेटा, आज हम 5th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5। अच्छा चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर है और समझने वाला चैप्टर है। ठीक है, तो आपके 3 चैप्टर्स हो चुके हैं और आज जो स्टार्ट हो रहा है वो 4th ना होकर के 5th चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 4th चैप्टर जिसका वेटेज कम है, मिनिमम मार्क्स का है, ऐसी कोई बात नहीं है और सिंपल सा है पर छोटा सा है, पर उसको मैं अभी बाद में आपके लिए कराऊंगा। तो आज जो मैं स्टार्ट करूंगा वो चैप्टर नंबर 5 करूंगा, चैप्टर नंबर 5। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या है। चैप्टर नंबर जो 5 है बेटा, इसका नाम है पादप जल संबंध। क्या नाम है बेटा? पादप जल संबंध। ये इस चैप्टर का नेम है, प्लांट वाटर रिलेशन। समझिए इस चैप्टर का मतलब क्या है बेटा। देखिए, पादप जल संबंध यानी कि पादपों में वाटर की क्या एक्टिविटी है, क्या उसके रिलेशंस हैं, कैसे वाटर एंटर कर रहा है, कैसे आ रहा है, कहां से क्या चीज हो रही है, कैसे ये अवशोषित करते हैं, ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा। तो इस चैप्टर में बेटा आपके लिए, आपको बहुत आसानी करने के लिए मैं आपको ये बता देता हूं कि हमको टॉपिक्स कौन कौन से पढ़ने हैं। यदि आपके सामने टॉपिक आ गए तो आपका चैप्टर, आपके हाँ सर हमारा चैप्टर इतने हिस्से में कवर हो जाएगा। देखो बेटा, देखिए क्या क्या पढ़ना है चैप्टर 5। सबसे पहले हमें पढ़ना है विसरण, दूसरा परासरण। दूसरा क्या पढ़ना है बेटा? परासरण। तीसरी चीज पढ़नी है बेटा पारगम्यता। क्या पढ़ना है? पारगम्यता। उसके बाद है जीव द्रव्य कुंचन। ठीक है, और लास्ट है अंतःशोषण। ये 5 प्रक्रियाएं हैं, ये 5 ऐसी प्रक्रियाएं हैं, यदि हमने इनके बारे में सीख लिया तो चैप्टर 5 हमारा कंप्लीट हो जाएगा बेटा। 5 प्रक्रियाओं के बारे में देखना है बेटा, और जैसे ही ये प्रक्रियाएं क्लियर हो जाएंगी हमारा चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कौन सा है? विसरण। दूसरा है परासरण। ठीक है, कॉपी करिए इसको बेटा, लिखो चैप्टर नंबर 5 हेडिंग करो, पार्ट फर्स्ट पादप जल संबंध, और लिखो इस अध्याय में हमें निम्न प्रक्रियाओं का अध्ययन करना है। इस अध्याय में हमें निम्न प्रक्रियाओं का अध्ययन करना है। ठीक है बेटा,
चलिए, लेकिन ठीक है, ये प्रक्रियाओं का आपको अध्ययन करना, जल्दी से लिख लीजिए। पहले तो पहला विषरण है, दूसरा परासरण, तीसरा पारगम्यता, जीव द्रव्य कुंचन और अंतःशोषण। जल्दी लिखो बेटा। चलिए, हाँ, ये लिख लिया, वेरी गुड बेटा। अब देखिए, मैं आपको इन सबको पढ़ाने से पहले एक चीज आपके सामने रखना चाह रहा हूं, जल के बारे में। वाटर, एक्चुअल में जल है क्या बेटा? कोई बताएगा? हाँ बताइए बेटा, जल क्या है? सही बात, बिल्कुल सही आंसर है, बढ़िया। जल क्या है? विलायक है। विलायक, विलायक किससे बोलते हैं बेटा? घोलने वाला। जो किसी चीज को घोलता है वो विलायक है। इसे सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे? सार्वत्रिक विलायक, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है बेटा। अच्छा, कौन से बंध होते हैं? हाइड्रोजन आबंधन की क्रिया होती है। जल के अणुओं के मध्य कौन से बंध होते हैं? हाइड्रोजन आबंधन की क्रिया होती है। ठीक है, और क्या होता है? उच्च ऊष्माधारता होती है इसकी, विशिष्ट ऊष्माधारता होती है। परावैद्युतांक होता है इसका, कितना होता है? लगभग 80 के समथिंग इसका परावैद्युतांक होता है। और ये सब मतलब इसके 0 डिग्री पर ये क्या हो जाता है? गलनांक है। और क्वथनांक किसका है? कितना है इसका? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 100 डिग्री पर क्या होता है? ये उबलने लग जाता है वाटर। आगे बेटा बात समझ में? तो ये सामान्य सी कुछ चीजें थी जो मैंने आपको जल के बारे में बताई। तो याद रखना, जल एक ध्रुवीय विलायक है। कैसा विलायक है? ध्रुवीय। आपको याद रखना, आप चाहे तो कोष्टक में लिख सकते हो जल के बारे में 3-4 प्रॉपर्टीज। क्या क्या लिख सकते हो? जल एक ध्रुवीय विलायक है, जल एक ध्रुवीय विलायक है, जल एक ध्रुवीय विलायक है, गलनांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, गलनांक बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, परावैद्युतांक 80 होता है, और जीवन के लिए एक अत्यधिक, जीवन के लिए यह एक अत्यधिक तत्व है। याद रखना है, जीवन के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व है। पंच तत्वों में इसका नाम आता है, याद रखना, पंच तत्व का भाग है। ठीक है बेटा, चलिए अब पहला हेडिंग क्या करेंगे अपन लोग? विसरण। क्या हेडिंग करोगे बेटा? विसरण। देखो बेटा, एक्चुअल में क्या है विसरण, आपको बहुत अच्छे से समझना है। मान के चलिए आप किसी कमरे में बैठे हुए, ठीक है, कमरे में होंगे, ऑब्वियसली बात।
और आपके हाथ में परफ्यूम है, परफ्यूम स्प्रे, और आपने उस स्प्रे को दबा दिया। थोड़ी देर बाद आप क्या देखते हो कि उस स्प्रे की जो स्मेल है, जो उसकी गंध है, जो उसकी खुशबू है, वो पूरे कमरे में फैल जाती है। देखा है कि नहीं देखा आपने? दोबारा समझिए। आपने बंद कमरे में या फिर खुले कमरे में आपने क्या किया, एक स्प्रे को थोड़ा सा पुश किया, दबाया, और कुछ देर पश्चात आप क्या देखते हो कि उस स्प्रे की खुशबू, उसकी जो स्मेल है, गंध है, वो पूरे रूम में फैल जाती है। ये कौन सी क्रिया है? विसरण है। आप प्रयोगशाला में अमोनिया की बोतल को खोल दो और थोड़ी देर बाद देखोगे कि तो अमोनिया की पूरे कमरे में महक हो जाती है। ये भी कौन सी प्रक्रिया है? विसरण। क्यों? क्योंकि विसरण किसे कहते हैं, समझिए। देख लीजिए बेटा, पदार्थ के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना ही क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। आई कि नहीं आई बेटा बात समझ में? मतलब अपनी अधिक सांद्रता से मतलब क्या हुआ? निम्न सांद्रता के उस स्प्रे के अंदर, तो उस स्प्रे की कैसी सांद्रता है? अधिक, और कमरे में कैसी थी? निम्न। तो अधिक से किसकी ओर जाते हैं विसरण में अणु? निम्न की ओर। तो इस वजह से यह प्रक्रिया क्या कहलाई बेटा? विसरण कहलाई। तो विसरण की परिभाषा क्या हो जाएगी? पदार्थ के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना ही विसरण कहलाता है। अच्छे से समझे या नहीं समझे? दोबारा समझिए। पदार्थ के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना ही विसरण कहलाता है। बेटा परिभाषा याद कर लो, फिर कह रहा हूं मेरे साथ साथ बोलो एक बार। विसरण की परिभाषा क्या है? पदार्थ के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना ही विसरण कहलाता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? अरे प्रॉब्लम क्या किसी को? चलो अब आगे देखते हैं। याद रखना है बेटा, जो विसरित होने वाले अणु हैं, जो अणु विसरित होते हैं, जो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं, तो जो विसरित होने वाले अणु हैं वो किसी अन्य अणुओं से प्रभावित नहीं होते हैं। भाई एक बात बताइए, सबको दिख रहा हूं, मैंने स्प्रे को ऐसे दबाया, इस डायरेक्शन में दबाया, तो क्या जो उस स्प्रे की जो स्मेल है वो इसी डायरेक्शन में जाएगी क्या? नहीं बेटा, वो पूरे कमरे में फैलती है। अगर विसरित होने वाले अणु प्रभावित होते अन्य वातावरण से तो फिर वो सीधे ही जाते, लेकिन वो तो प्रभावित नहीं होते अन्य तत्वों से या अन्य पदार्थों से। तो विसरित होने वाले जो अणु हैं वो अन्य पदार्थों की या अन्य अणुओं की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होते हैं, अर्थात स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं? विसरित होते हैं। और ऐसे विसरण को ही स्वतंत्र विसरण कहा जाता है। तो एक तो हो गया विसरण, और एक होता है स्वतंत्र विसरण। और स्वतंत्र विसरण में क्या कहोगे कि सर विसरित होने वाले अणु
विसरित होने वाले अणु अन्य अणुओं या अन्य पदार्थों की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होते हैं, ऐसे विसरण को ही स्वतंत्र विसरण कहा जाता है। लिख लो बेटा, कॉपी कर लो बेटा जल्दी से, दोनों की परिभाषा लिख लो, विसरण और स्वतंत्र विसरण की। स्वतंत्र विसरण का मतलब क्या है? विसरित होने वाले अणु अन्य पदार्थों या अणुओं की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होते, इसे स्वतंत्र विसरण कहा जाता है। कॉपी करिए जल्दी से बेटा। लिख लिया बेटा, दोनों की परिभाषा लिखनी है, विसरण और स्वतंत्र विसरण। जल्दी करो बेटा। चलिए आगे। ठीक है, परिभाषा देख ली, अब देखेंगे प्रवृत्ति। विसरण की प्रवृत्ति। देखो बेटा, समझना, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? सामान्यतः ठोस, द्रव और गैस। सामान्यतः कितनी प्रावस्था होती है? ठोस, द्रव और गैस। तो याद रखना है, विसरण की प्रवृत्ति तीनों में ही समान होती है। लिख लो बेटा, विसरण की प्रवृत्ति लिख लिया बेटा, विसरण की प्रवृत्ति तीनों अवस्थाओं में समान चलिए अगला लिखिए,
याद रखना है, अगर विसरण की दर की बात करें तो दर तो क्या होगी, अलग अलग प्रावस्थाओं में अलग अलग होगी, और उसके लिए मैं आपके सामने एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। सबसे कम दर किसमें होती है, ठोस में, और सबसे ज्यादा किसमें होती है, गैस में। लिख लो बेटा, कॉपी करो। नोट्स बनाते हुए चलना है बेटा, ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट ये बोले कि नोट्स नहीं बनवाई जा रही हैं। याद रखना है, प्रॉपर नोट्स बनवा रहा हूँ, समय भी दे रहा हूँ। नहीं बनाओगे तो वो आपका काम है बेटा। याद रखना है, सबसे ज्यादा जो विचरण की दर होती है वो किस में होती है, गैस में होती है। गैसों में सबसे ज्यादा, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में। आई बेटा बात समझ में? चलिए, तो यहां तक की अब आपने बात की। अब जो हमारा जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा विसरण को प्रभावित करने वाले कारक। क्या आएगा बेटा, विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। क्या है बेटा, विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तापमान। तो सबसे पहला कौन सा हेडिंग करेंगे आप लोग, तापमान। हेडिंग कर लो विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक, और उसमें भी सबसे पहले हेडिंग कर दो आप क्या, तापमान। आप क्या बेटा, YouTube की सेटिंग में जा करके, और YouTube की सेटिंग में बेटा वहाँ पे दे रखा होता है, वहाँ पे 3 डॉट्स वाले उस पर सिग्नल पे जाओ, वहाँ से प्ले स्पीड आती है। तो प्ले स्पीड को आप क्या कर सकते हो, तेज कर सकते हो, तो क्लास आपकी तेज हो जाएगी, जल्दी समाप्त हो जाएगी। वहाँ से आप स्पीड भी मेंटेन कर लिया करो बेटा। ठीक है बेटा, उससे क्या होता है, जैसे आपका समय बच जाएगा। मान के चलो 40 मिनट की क्लास है, वो लगभग 35 मिनट में, 30 मिनट में ही समाप्त हो जाएगी। तो वहाँ से आप स्पीड वगैरह भी मेंटेन कर लिया करो। देखिए बेटा, तापमान। अब सुनो तापमान की बात। यदि तापमान बढ़ेगा, यदि तापमान बढ़ेगा, ये तीर का निशान क्या दिखा रहा है, बढ़ने को।
यदि तापमान बढ़ेगा तो विसरण की दर को हम आर से व्यक्त कर दें, आर से, भाई रेट यानी आर, तो आर भी बढ़ेगी। क्या संबंध निकल के आया कि तापमान समानुपाती, टेम्परेचर समानुपाती रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी तापमान, पदार्थ के अणुओं का तापमान बढ़ने से विसरण की दर भी बढ़ती है। ऐसा क्यों हुआ? यदि कोई बच्चा सोच रहा हो कि क्यों, तो बेटा क्योंकि पदार्थ के जब तापमान बढ़ेगा तो पदार्थ के अणुओं के मध्य कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा से वो मूवमेंट करेंगे, और मूवमेंट करेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। तो आप लिखना बेटा, लिखो, तापमान बढ़ने पर विसरण की दर भी बढ़ती है। तापमान बढ़ने पर विसरण की दर भी बढ़ती है। ठीक है बेटा, तो तापमान समानुपाती विसरण की दर, बॉक्स में बंद कर दो, बॉक्स में बंद कर दो बेटा। ठीक है, लिख लिया। अब जो दूसरा कारक आएगा वो क्या आता है? घनत्व। क्या आता है बेटा? घनत्व। तो याद रखना है, आर समानुपाती 1/√d। इसका मतलब क्या है? विसरण की दर समानुपाती होती है 1/√d, यानी घनत्व के वर्गमूल के समानुपाती होती है। ठीक है बेटा, तो अब आपको याद रखना है कि यदि विसरण बढ़ेगा, विसरण की दर बढ़ेगी, तो उस घनत्व, जो चीज विसरित हो रही है उसका घनत्व क्या होगा? कम। यानी मान के चलो, आप इसे ऐसे समझो कि मेरे पास दो गैस हैं, एक का घनत्व ज्यादा है, घनत्व क्या है? एक का ज्यादा, और एक का घनत्व कम है। तो जिसका घनत्व कम है उसकी विसरण दर ज्यादा है, और जिसका घनत्व ज्यादा है उसकी विसरण दर कम है, क्योंकि यहां पर उल्टा है ना भाई, उल्टा सिस्टम है कि नहीं? आर बढ़ेगा तो डी घटेगा, और डी बढ़ेगा तो आर घटेगा। तो मैंने कहा घनत्व ज्यादा है एक गैस का, तो उस गैस का जितना ज्यादा घनत्व उतनी ही कम क्या हो जाएगी? विसरण की दर। तो आपको याद रखना है, हल्की गैस की विसरण दर ज्यादा होगी भारी गैस की अपेक्षा। लिख सकते हो कोष्टक में समझने के लिए, हल्की गैस की विसरण दर ज्यादा होगी अपेक्षाकृत भारी गैस के। तो लिख सकते हो आप, उल्टा सिस्टम है, यदि घनत्व ज्यादा तो विसरण की दर कम, और यदि विसरण की दर ज्यादा तो घनत्व कम। लिख लो बेटा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटा, सॉरी मिस्टेक से याद रखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वो वैध क्रमानुपाती होता है, या बराबर आएगा इसलिए। लिख लिया बेटा?
चलिए, तो आज इस क्लास में हम यहीं तक बात करते हैं और इससे आगे की अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। तो हम जो अब लास्ट क्लास में जो अपना टॉपिक छोड़ रहे हैं वो क्या छोड़ के जा रहे हैं बेटा? विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। और याद रखना है ये कौन सा पार्ट है? पार्ट फर्स्ट है। चैप्टर कौन सा है? 5 है, जिसमें हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? विसरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है बेटा, जिसमें हमने तापमान पढ़ लिया है और घनत्व के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, अब इससे आगे की बात मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो जब तक के लिए थैंक यू।